नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और मैं एक बार फिर से आपके लिए पॉलिटी की क्लास लेकर उपस्थित हूं, जो कि मैं आपके लिए पॉलिटी के लेक्चर लाता हूं, तो उसी कड़ी में ये मैं अगला लेक्चर लेके आया हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो आज का टॉपिक जो है हमारा उच्चतम न्यायालय। तो इसके बारे में देखेंगे कि इसका गठन कैसे होता है, क्या क्या कार्य करते हैं, इसमें जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किस तरीके से होती है, उनको हटाया किस तरीके से जाता है और किन किन मुद्दों पे ये इसके कार्य क्या हैं, इसकी शक्तियाँ क्या हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए अपना जो लेक्चर है शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि भारतीय संविधान के मतलब कि बात करते हैं कि इसका उपबंध कहाँ पे है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है, देखिए छोटे एग्जाम में आपसे क्या पूछता है कि ये किस भाग में है, कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित है। तो ये मतलब कि छोटे एग्जाम है तो इसमें भाग और अनुच्छेद आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसका उपबंध जो है भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक है। इसका उपबंध हमारे संविधान में क्या है कि उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख जो है 124 से लेकर 147 तक दिया गया है वो हमारे संविधान में। आगे देखते हैं कि जो भारत का संविधान है इसने जो है एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय हैं। और दूसरी ओर बात करें तो अमेरिका में न्यायालय की द्वैत व्यवस्था है, एक केंद्र के लिए तथा दूसरा राज्यों के लिए। देखिए एकीकृत न्याय व्यवस्था क्या होती है, जैसे कि इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और बीच में कौन हो जाएगा, हाई कोर्ट, ठीक है, और नीचे कौन सा हो जाएगा, लोकल कोर्ट हो गई आपकी स्थानीय जो होती है वो। तो इस तरीके की व्यवस्था अपनाएगी। मतलब कि जो अपने यहाँ जो न्याय व्यवस्था है तो पहले जो नागरिक होता है वो पहले जाता है लोकल कोर्ट में, उसके बाद में फिर जाता है हाई कोर्ट में, उसके बाद में जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक तरीके की सीढ़ी नुमा चाल चली जाती है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने की। कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, जैसे कि मूल अधिकारों से हनन का मामला हो तो डायरेक्ट व्यक्ति जो है, नागरिक जो है भारत का, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। अच्छा, अमेरिका में क्या व्यवस्था है, तो अमेरिका में ये व्यवस्था है जैसे कि वहाँ पे स्टेट जो होंगे, जो राज्य होंगे और सेंटर की बात कर लें तो इनके जो अलग अलग मुद्दे होते हैं, स्टेट हो गई, सेंटर हो गई, तो इसमें जो स्टेट वाले जो क्या कह जाते हैं कि मतलब कि जो भी कानून बना है स्टेट के लिए अलग होते हैं और वहाँ पे सेंटर के लिए अलग होते हैं। दोनों के विषय सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो सेंटर जो है वो अपने मुद्दों पे न्याय देता है और स्टेट अपने मुद्दों पर न्याय देता है। तो अपने यहाँ क्या है कि एकीकृत न्यायपालिका है, तो मतलब कि नागरिक स्टेप बाय स्टेप जाता है। तो लेकिन वहाँ पे क्या है कि जो नागरिक होते हैं वो स्टेट के जो मुद्दे होंगे वो स्टेट ही देखेगा और जो सेंटर के मुद्दे हैं वो सेंटर ही सॉल्व करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, उसका गठन किस तरीके से होता है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो इस समय जो है उच्चतम न्यायालय में टोटल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है। कहने का मतलब जो है 33 जो है न्यायाधीश है प्लस 1 जो है एक जो है मुख्य न्यायाधीश है। तो इस समय कितने हैं टोटल, क्वेश्चन आ सकता है, तो आप वहाँ पे टिक करिएगा कि 34 न्यायाधीश हैं। बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्तियाँ किस तरीके से होती हैं। चलिए इन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए तो इसमें देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा अन्य जो देखिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, तथा अन्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय। अन्य न्याय एक तो हो गया मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद में जो अन्य न्यायाधीश हो गए और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद मतलब करता है। कहने का मतलब जो मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति पहले जो अन्य न्यायाधीश हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं तो उनसे सलाह लेने के बाद में ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। मतलब कि जो एक मुख्य न्यायाधीश हो गया, बाकी के जो अन्य न्यायाधीश होंगे तो उनके लिए भी वो परामर्श लेता है। तो किन किन से लेगा, तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक होता है। अब जैसे कि मुख्य न्यायाधीश को अगर नियुक्त करना है तो अन्य न्यायाधीशों से नियुक्ति ली जाएगी, और जब अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है तो मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है और अन्य न्यायाधीशों से भी लिया जाता है। तो नियुक्ति का हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से होती है। अब बात करते हैं, अच्छा एक संविधान संशोधन हुआ था, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में पारित हुआ था तथा मतलब कि इसी को बोला जाता है न्यायिक नियुक्ति आयोग, NJAC एक्ट इसको बोला जाता है।
तो इसमें क्या हुआ था कि 2014 में क्या होता कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम प्रणाली को एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया गया। जो गवर्नमेंट थी उस समय की, तो उस समय वो जो है एक संविधान संशोधन लाइन 99 संविधान संशोधन, तो जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है, तो इस संविधान संशोधन के द्वारा उस प्रक्रिया को चेंज कर दिया गया। उसमें क्या कर दिया गया, समिति बना दी गई, तो समिति के द्वारा ही उनका न्यायाधीशों का गठन किया जा, मतलब कि उसमें ये प्रावधान था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई जाएगी और उसमें जो है कौन कौन होगा, कानून मंत्री होगा और अन्य 2 विधि सलाहकार होंगे, मुख्य न्यायाधीश। मतलब कि ये मतलब कि कहने का मतलब ये हो गया कि जो पावर थी नियुक्ति वाली वो आ गई थी गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। तो जो इसके द्वारा, और बात करते हैं अच्छा फिर आगे क्या हुआ, तो आगे जो हुआ वो ये हुआ कि हालांकि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99 संविधान संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कहने का मतलब वही हुआ कि इसमें क्या हुआ कि इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है राजनीतिक हस्तक्षेप जो था वो न्यायाधीशों की नियुक्ति में बढ़ गया था। तो इसी को मतलब कि समाप्त करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। देखिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 50, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा गया, इसमें ये बात लिखी गई कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों का पृथक्करण। तो इसमें इस बात की चर्चा की गई कि न्यायपालिका के कार्यों में जो है वो संसद हस्तक्षेप नहीं करेगी और संसद के कार्यों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी, अपने अपने कार्यों में दोनों मतलब कि स्वतंत्र रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो कार्य हैं तो उनका मतलब कि एक तरीके से हनन हो रहा था इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। तो इसी वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने इस संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो आगे हम लोग देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति बात करें तो इसमें जो है कि मतलब कि कौन नियुक्त होगा मुख्य न्यायालय, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त होगा। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। तो जब भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होता है तो जो अन्य न्यायाधीश होंगे तो उनमें से सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति को चुनकर मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश की जाती है राष्ट्रपति को। अब हम लोग बात करेंगे कि न्यायाधीश की अर्हताएँ क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। तो चलिए उस पर चर्चा करते हैं कि उसे जो है एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा क्या है उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होता है उसमें 5 साल मतलब कि या तो वो न्यायाधीश के पद पर रहा हो या उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो, यानी कि 10 वर्ष तक उसको वकील होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायविधि होना चाहिए, मतलब कि राष्ट्रपति के जो है मत में उसे सम्मानित न्यायविद होना चाहिए। आगे हम लोग बात करें कि शपथ, बात करते हैं कि जो न्यायाधीश होता है वो शपथ मतलब कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो इस कार्य के लिए उसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति किसी नियुक्त व्यक्ति के सामने जो है न्यायाधीश शपथ लेगा। आगे बात करते हैं कि उसके कार्यकाल पर अब हम लोग आ जाते हैं। तो जो न्यायाधीश का कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष का होता है, ठीक है। उससे पहले जैसे कि अगर उसको हटना है या हटाना है तो क्या होगा कि वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। और दूसरा क्या है कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। तो इसकी भी हम चर्चा आगे करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है जैसे कि किसी न्यायाधीश को हटाना है, ठीक है, तो कैसे हटाएंगे, चलिए इस पर चर्चा करेंगे। देखिए होता क्या है कि राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकते हैं जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो, इस आदेश को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। उसे हटाने का आधार उसका दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि उसको हटाने का जो आधार होना चाहिए वो दुर्व्यवहार और सिद्ध कदाचार होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि उसको जो है मतलब कि जो संसद का सत्र होता है एक ही सत्र में होना चाहिए। मैंने आपको संसद के सत्र पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं मैंने किस तरीके से संसद के सत्र जो आपको समझाए थे। तो इसमें क्या होता है कि एक ही सत्र में क्या होना चाहिए कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो मतलब कि जब ऐसा प्रस्ताव आएगा कि सदन में कि न्यायाधीश को हटाना है तो एक ही सत्र में जो है विशेष बहुमत अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया क्या होता है विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत के द्वारा न्यायाधीशों को हटाया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि जो निष्कासन का जो प्रस्ताव लाया जाएगा सदन में तो उसमें 100 सदस्यों की ज़रूरत होगी, मतलब कि 50 लोकसभा और 50 जो है राज्यसभा से,
तो प्रस्ताव लाने के लिए 50 लोकसभा में होने चाहिए, 50 राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के लिए सदस्य होने चाहिए। उसके बाद में क्या होता है, अध्यक्ष जो होता है वो उसको अस्वीकार भी कर सकता है। मान लीजिए कि लोकसभा में अगर प्रस्ताव लाया गया मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो उसको निरस्त भी कर सकता है। राज्यसभा में कौन होता है, उपराष्ट्रपति सदन का अध्यक्ष होता है, तो वो भी अस्वीकार कर सकता है। अब मान लीजिए कि अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद में क्या होगा, स्वीकार करने पर उसको जो है 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी उसकी जांच के लिए कि वाकई में क्या राष्ट्रपति ने मतलब कि जो संविधान का उल्लंघन किया है या सिद्ध कदाचार मतलब कि इसमें दोषी पाया गया है कि नहीं। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा कि विशेष बहुमत के द्वारा दोनों सदनों में पारित होना पड़ेगा उस प्रस्ताव को। उसके बाद में ही राष्ट्रपति के द्वारा मतलब कि जो न्यायाधीश होंगे उनको हटाया जा सकता है। तो इनको हटाने के लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, आप लोगों ने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में सुना होगा, तो ये क्या होते हैं, चलिए इन पर बात कर लेते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कब करता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश पद पर, मुख्य न्यायाधीश का अगर पद रिक्त हो, ठीक है, मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है, अभी मतलब कि उनको चुना नहीं गया और इस मतलब कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया या कोई अचानक ऐसी दुर्घटना हो गई जिस वजह से न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया, तो जब तक नया न्यायाधीश नहीं चुना जाएगा मुख्य न्यायाधीश, तो उसकी जगह पर जो कार्य करेगा उसको बोलते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। तो जो मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होगा तब ये कार्य करेगा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और ये मतलब कि और क्या क्या कंडीशन होगी, जैसे कि मुख्य न्यायाधीश जो अस्थायी रूप से अनुपस्थित है और क्या दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ है, मतलब कि काम करने की यदि कोई बीमार है तो उस टाइप की अगर स्थिति है तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। अच्छा, एक वर्ड और आता है कि तदर्थ न्यायाधीश। चलिए देखते हैं कि तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं। तदर्थ न्यायाधीश की ज़रूरत कब पड़ती है, जब कोरम पूरा करने के लिए उच्च न्यायालय जो है न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद, जैसे कि न्याय मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें जो है कोरम, जैसे कि कोई जो मामले होते हैं उनको सुनने के लिए कोरम की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि अभी मौके पर कोरम उपस्थित नहीं है, कहने का मतलब कि अभी जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति नहीं हुई है और न्यायाधीशों के पदों पर अभी जो है नियुक्ति नहीं है, उनके पद खाली हैं, तो जो मिनिमम जो न्यायाधीश कार्य करने चाहिए वो भी उपलब्ध नहीं है मौके पर। तो उनकी जगह पर राष्ट्रपति क्या करता है, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, मतलब कि जो उच्च न्यायालय के जो अन्य मतलब कि न्यायाधीश होंगे तो उनकी नियुक्ति कहाँ कर देता है, सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा करने के लिए। इसके लिए क्या चाहिए कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद में ही ऐसा होता है कि जो इनकी नियुक्ति कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश करता है। और इसके लिए जो है राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है, इसके बाद में ही आप तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या ज़रूरत पड़ती है कि जैसे सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं, मतलब कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया 65 वर्ष, उसके बाद में भी कभी कभी सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं तो उनको भी बुलाया जाता है। तो वो क्या परिस्थितियाँ होती हैं, चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। कब कर सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद में। होता क्या है, जैसे कि मुकदमों या केस का बोझ ज़्यादा बढ़ गया तो देख रहा है कि जितने भी अभी न्यायाधीश मौके पर आए तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा केस सुनने में, तो इस चक्कर में क्या होता है कि मुख्य न्यायाधीश अगर चाहे तो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं तो उनको भी आने को कह सकता है कि हाँ आप दोबारा से ज्वाइन करिए, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं कि अब बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय के स्थान के बारे में देख लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या होगा, तो संविधान ने उच्चतम न्यायालय का स्थान जो है दिल्ली घोषित किया है। कहाँ घोषित किया, दिल्ली। लेकिन मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और नियुक्त करे। तो अगर मुख्य न्यायाधीश चाहे तो वो कहीं और भी जो है उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और भी निर्धारित कर सकता है, लेकिन ऐसे निर्णय के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की ज़रूरत होती है। तो हम लोगों ने स्थान देख लिया कहाँ पे, अभी फ़िलहाल तो दिल्ली में। अगर मतलब कि ऐसा चाहे अगर मुख्य न्यायाधीश कहीं और पर भी मतलब कि केस सुनना, तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद में ऐसा निर्णय ले सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि न्यायालय की प्रक्रिया, न्यायालय में कैसे कार्य होता है, क्या क्या कार्य होता है, चलिए अब हम लोग इस पर बात करेंगे। तो उच्चतम न्यायालय जो है वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया एवं नियम संचालन हेतु मतलब कि संचालन हेतु नियम बना सकता है। वही है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में जो है न्यायालय जो होता है वो अपनी प्रक्रिया एवं संचालन हेतु नियम खुद ही बना सकता है राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद में।
तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर करिए, जिससे कि उनको भी ये जो लेक्चर है उनका भी लाभ मिले, तो उनके भी जो भी आने वाले एग्ज़ाम होंगे तो इससे उनकी भी हेल्प मिले। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे और अगर आप मतलब कि जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके के वीडियो और भी आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। और अगर आपको पूरी पॉलिटी स्टार्टिंग से पढ़नी तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो और एक बात और है, जैसे कि ये आपके मतलब कि प्री और मेंस एग्ज़ाम, जैसे कि आपके जो यूपीपीएससी हो गया, तो पीसीएस, ये नोट्स आपके पीसीएस में मतलब प्री और मेंस दोनों में ही काम आने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इन नोट्स को आप खुद भी अपने नोट्स बना लीजिए। ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, तो मैंने मेहनत करके रखी, तो मैं सोचता हूँ कि आप साथ साथ में अगर आप अपने लिए नोट्स बनाते रहेंगे तो बाद में एग्ज़ाम मतलब कि समय जो आपके पास में कम रह जाता है, तो आपके लिए रिवीजन वाले नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे साथ ही साथ। और ये आप 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में आप नोट्स के द्वारा आप रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद में इसके बाद में आपको क्या है कि कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं सारा का सारा आपको यहीं पे कंप्लीट करवा दूंगा। अभी मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आगे जो है मैं फैक्चुअल क्लासेस भी लेके आऊँगा, तो आपको वहाँ पे सिर्फ तथ्य और तथ्य पढ़ाए जाएंगे। वहाँ पे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, तथ्यों की जानकारी मैं अलग से वीडियो लाऊँगा, तो वहाँ पर आपको सारे के सारे मैं फैक्ट वहाँ पर याद करवा दूँगा। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल पर। तो चलिए आगे देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता, बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता। अच्छा, उच्चतम न्यायालय जो है स्वतंत्रता उसको क्यों चाहिए, आखिर चाहिए ही क्यों है उसको स्वतंत्रता? तो बात करते हैं कि यह संघीय न्यायालय, याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय, और याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है, नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर होता है और संविधान का अभिभावक भी होता है। इस तरह इसे कार्य प्रदत्त करने के लिए प्रभावी स्वतंत्रता और अधिकार काफ़ी अहम है। मान लीजिए इतने महत्वपूर्ण जो संस्था कार्य करती है तो उसको स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर अगर बाउंडेशन लगा दे तो मतलब कि इतने महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं उन पर निर्णय देती है, अगर उसको कोई स्वतंत्रता नहीं होगी, अगर उसको किसी बात का भय होगा तो वो तटस्थ होकर निर्णय नहीं दे पाएगी। तो इसके लिए उसको स्वतंत्रता दी गई है। तो क्या क्या स्वतंत्रता उसको मिली है, चलिए इस पर बात करते हैं। जैसे कि नियुक्ति का तरीका मतलब कि वही है कि राजनीति पर आधारित नहीं होगा, इसमें पॉलिटिकल पार्टी का मतलब कि कोई योगदान नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है वो जो है कोर्ट ने खुद ही बनाई हुई है। अच्छा, कार्यकाल की भी सुरक्षा है। अब मान लीजिए कि अगर किसी न्यायाधीश को हटाना है तो उसके लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है, जो कि किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी गवर्नमेंट के लिए मतलब कि विशेष बहुमत लाना आसान नहीं होता है। तो इसलिए कार्यकाल की सुरक्षा। संचित निधि से मतलब कि इसका जो वेतन एवं भत्ते पेंशन जो भी होगी वो भारत की संचित निधि पर भारित होगी। तो वहाँ मतलब कि जो चीज़ संचित निधि पर भारित होती है उसके लिए मतलब कि मतदान नहीं होता, उसमें कटौती नहीं की जाती। तो ये मतलब कि उसको ये भी नहीं है कि वेतन उसका कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, तो संचित निधि पर उसका वेतन भारित है। और जो है न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं होगी। अच्छा, ये भी उनको है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो भी वो काम करें, मान लीजिए कोई निर्णय देते हैं तो उस निर्णय पर जो है संसद में कोई बहस नहीं होगी और ना ही कहा जाएगा कि हाँ ये निर्णय उसने गलत दिया है। मतलब कि वो निर्णय देने के लिए स्वतंत्र होता है, वो भी मतलब कि साक्ष्यों के हिसाब से वो खुद ही निर्णय देता है और उसकी मतलब कि संसद में कोई बहस नहीं होगी। तो इसलिए जो है वो निर्णय स्वतंत्रता के साथ दे सकता है, क्योंकि उसके जो आचरण पर बहस कहीं पर नहीं की जाएगी। और क्या होता है कि सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक लगा दी जाती है कि आप मतलब कि आप रिटायर होने के बाद में कहीं पर वकालत नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको फ्यूचर की भी दिक्कत नहीं होती कि निर्णय जो आप देते हैं तो आपको पता ही है कि इसके बाद में जॉब चली ही जानी है, तो आप एकदम तटस्थ होकर निर्णय देंगे। और अगर तटस्थ होकर मतलब कि अगर आपको लगेगा कि यहाँ से छूटने के बाद मैं अगर वकालत कर सकता हूँ, तो आपके जो निर्णय लेने की जो क्षमता है तो कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट क्या है कि अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो है अगर मान लीजिए कि उसने कोई निर्णय दिया है, किसी को आदेश दिया है और वो मतलब कि चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर अदर पर्सन हो, भारत का नागरिक हो, तो अगर वो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है मतलब कि जो आदेश दिया है उसने अगर उसकी कोई अवहेलना करता है तो उसको दंड भी दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी उसको स्वतंत्रता दी है। अच्छा, अपना स्टाफ नियुक्त करने की भी स्वतंत्रता है। वो अपने लिए जो
स्टाफ नियुक्त करता है तो उसकी प्रक्रिया वो स्वयं बना सकता है। और क्या है कि इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती है, और कार्यपालिका से पृथक्करण ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो अब हम लोग जो बात करेंगे वो है उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार क्या क्या हैं। चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो क्षेत्राधिकार है वो है मूल क्षेत्राधिकार। अच्छा, मूल क्षेत्राधिकार में क्या होता है, चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो संघीय ढांचे से संबंधित जो भी मामले होंगे वो उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें पहला क्या मामला है, मान लीजिए एक तरफ केंद्र है और दूसरी तरफ एक राज्य या अधिक राज्य हैं। अगर ऐसा कोई मामला है जिसमें एक पक्ष जो है केंद्र है, दूसरे पक्ष में राज्य है या एक से अधिक राज्य हैं, तो ये मामला जो है मूल अधिकारों के वो मूल क्षेत्राधिकार जो है उच्चतम न्यायालय का इसके अंतर्गत आएगा। दूसरा क्या है, जैसे कि केंद्र हो गया, केंद्र और राज्य। एक पक्ष क्या है, केंद्र और राज्य, मतलब कि एक तरफ सेंटर हो गया और सेंटर के साथ में कोई राज्य जुड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, राज्यों का एक तरफ होना या एक से अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना। कहने का मतलब अभी हम लोगों ने देखा था कि एक तरफ केंद्र, अब इसमें क्या है, केंद्र प्लस राज्य है। मान लीजिए एक सेंटर हो गया और एक राज्य हो गया और बाकी के जो राज्य एक तरफ, तो ऐसा अगर कोई केस आता है तो वो भी उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। तीसरा क्या है, दो या अधिक राज्यों के बीच, मतलब कि इसमें सेंटर शामिल नहीं है। मान लीजिए राज्य, दो राज्य एक तरफ हो गए, दो राज्य एक तरफ हो गए, या 5 राज्य एक तरफ हो गए, 2 राज्य एक तरफ हो गए, तो ये मामला भी मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा उच्चतम न्यायालय के। आगे हम लोग बात करते हैं कि न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। इसमें क्या होता है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का आनंद होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट रिटें जारी करता है। तो रिटें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो वो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो जो मूल अधिकारों के हनन का मामला होता है जिसमें नागरिक जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो ये मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अब हम लोग बात करते हैं कि अपीली क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट का जो अपीली क्षेत्राधिकार होता है उसको क्या, अच्छा अपील करने का मतलब ये होता है कि जैसे कि अभी मैंने आपको एकीकृत न्यायपालिका बताई थी, तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो गया, इधर पे हाई कोर्ट हो गया, बीच में नीचे लोकल कोर्ट हो गया। तो मान लीजिए कोई मुकदमा जाता है, सबसे पहले जाता है लोकल कोर्ट में, यहाँ से निरस्त हो गया, तो उसके बाद में जो व्यक्ति होगा वो जाएगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से निरस्त हो जाने के बाद में वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये प्रक्रिया जो होती है सीढ़ी चढ़ने की, इसको बोलते हैं अपील। मान लीजिए लोकल कोर्ट में खारिज होने के बाद में हाई कोर्ट में वो जब पहुंचता है तो उसको बोलते हैं हाई कोर्ट में अपील करने जाएगा। हाई कोर्ट से निरस्त होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो बात आएगी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। तो ये जो अपील कहने का मतलब होता है, जो सीढ़ी चढ़ने का मतलब होता है कि अपील करना। तो अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब क्या, जैसे संवैधानिक मामलों में अपील हो गई। अच्छा, दीवानी मामलों में अपील की जा सकती है इसमें, तो मतलब कि पहले हाई कोर्ट के बाद में ही जो है सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। अच्छा, दीवानी मामले और आपराधिक मामलों में भी अपील की जा सकती है। अच्छा, आपराधिक मामले वही हो गए जिसमें चोरी डकैती हो गई, फौजदारी वगैरह हो गई। दीवानी मामले वही है, ज़मीन जायदाद से जो रिलेटेड मुकदमे होते हैं उनको हम लोग कहते हैं दीवानी मामले। अच्छा, सलाहकार क्षेत्राधिकार, इसका क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो सलाहकार क्षेत्राधिकार में क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के मतलब कि जो न्यायाधीश होते हैं उनसे समय समय पर सलाह मांगी जाती है। तो जैसे किन किन मुद्दों पे, जैसे कि मान लीजिए सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर जो है राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा आदि सनद मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर जो है सलाह मांग सकता है। अच्छा, इसमें जो पहला पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि इसमें न्यायाधीश जो होता है वो मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट जो होती है उसमें पहले पॉइंट में क्या होता है कि वो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है इसमें वो सलाह देना उसके लिए अनिवार्य होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। मान लीजिए कोई पूर्व संधि है, कोई समझौता है, प्रसंविदा है, तो इनके मामले पर अगर कोई विवाद उठता है तो इसके लिए सलाह अगर राष्ट्रपति मांगेगा तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना अनिवार्य है। पहले मुद्दे पर जो है अनिवार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट दे भी सकता है, उसकी मर्जी नहीं भी दे सकता है, और राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है वो राष्ट्रपति माने ही, ये भी बात है। अगला जो पॉइंट है वो है अभिलेखों का न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो अभिलेख न्यायालय होता है। कैसे होता है कि मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई होती है उसके जो फैसले होते हैं वो सर्वकालिक अभिलेख मतलब कि साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। जो अन्य अदालतें हो गई जैसे कि हाई कोर्ट हो गया या फिर लोकल कोर्ट हो गए, तो ये जो हैं साक्ष्य के तौर पे लेते हैं। जैसे कि इनके अंडर में अगर कोई केस आता है, ठीक है, सेम केस अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सेम केस अगर दोबारा इनके पास में आ गया तो उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट
अपना आदेश देगी। जो वकील होते हैं तो उन्हीं जो सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई एवं फैसले होते हैं तो उनका साक्ष्यों के रूप में उपयोग करते हैं कि वो लोकल कोर्ट में या हाई कोर्ट में दिखाएंगे कि हाँ इस मामले पर इन साक्ष्यों के दम पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था। तो ये जो है अभिलेख न्यायालय वाला हम लोगों ने देख लिया। अब अगला जो आता है न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो इसमें क्या होता है कि केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। कहने का मतलब वही है कि जो केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है वो जो कानून लाती है, विधेयक लाती है, तो वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। मतलब कि संविधान ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब कि संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो ये जांच जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इसकी जो जांच करने की शक्ति होती है वो न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट की। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल है, महत्वपूर्ण आर्टिकल। तो यहाँ पे तो सारे ही आर्टिकल दिए हुए हैं, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सारे के सारे नहीं हैं। तो जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। लेकिन फ़िलहाल मेरा काम तो यही है कि मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूँ, तो इसलिए मैं आपको एक एक करके सारे ही आर्टिकल पढ़ाऊँगा। तो जो अनुच्छेद 124 है इसमें क्या लिखा है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन किस तरीके से होगा। अनुच्छेद 124 में लिखा है। अनुच्छेद 124 NJAC जो मैंने अभी आपको पढ़ाया तो उसका प्रावधान 124A में। 120 में आयोग जो NJAC आयोग है इसके क्या कार्य होंगे। 124 संसद की कानून बनाने की शक्ति। तो ये सब NJAC अब ये समाप्त हो चुका है। तो ये आर्टिकल आपके तीनों जो हैं कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इनको आप नहीं याद रखिए। पहला आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है 124। ये लगभग मतलब कि जब अनुच्छेद से अगर कोई प्रश्न आएगा तो आपका यही अनुच्छेद 124 पूछा जाएगा कि उच्चतम न्यायालय का गठन एवं स्थापना किस आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 124 में। 125 में क्या है कि न्यायाधीशों का वेतन जो है 125 में। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। अच्छा 127 भी इंपॉर्टेंट है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरीके से होगी। और 128 में देख लें तो उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त मतलब वही जो है जो रिटायर हो चुके हैं उनको दोबारा लाने के लिए जो उपबंध है वो 128 में। 129 में क्या है, अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय का, तो उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है, ये बात कहाँ लिखी है 129 में। उच्चतम न्यायालय का आसन मतलब कि प्लेस क्या होगा, ये बात 130 में लिखी है, दिल्ली अभी फ़िलहाल के लिए। अगर मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद में ही कहीं अलग भी जो है इसका क्षेत्र परिवर्तित कर सकता है, मतलब कि दूसरी जगह भी मुकदमा सुन सकता है। बात करें 131 में क्या है, उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 131 में। 131A जो है निरस्त किया जा चुका है, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। 132 में क्या लिखा है, उच्चतम न्यायालय का कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील, वही है कि अपीली जो क्षेत्राधिकार है वो 132 में। 133 में क्या है, सिविल मामलों में उच्च न्यायालय में अपील से संबंधित उच्चतम न्यायालय की अपील क्षेत्राधिकार। 134 में देखें तो उच्चतम न्यायालय का आपराधिक मामलों में अपीली क्षेत्राधिकार, तो ये सारे के सारे मामले अपील से रिलेटेड है। 134 में क्या है, उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हो गए मैं आपको एक एक करके बता ही दे रहा हूँ, मैं आपको बताता जाता हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। 135 में क्या है, उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान कानूनों के अंतर्गत संघीय न्यायालय क्षेत्राधिकार शक्तियों का उपयोग। 136 में क्या है, उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अवकाश। 137 में लिखा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों एवं आदेशों की समीक्षा की जाएगी, तो ये बात 137 में लिखी है। 138 में क्या है कि उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार का विस्तार करना, तो किस तरीके से विस्तार होगा, संसद द्वारा विस्तार होगा, ये बात 138 में लिखी है। 139 में क्या, कतिपय विशिष्ट रिट जारी करने का प्रावधान कहाँ पे है, 139 में। ये आप आर्टिकल याद रख लीजिए, ये कभी आ सकता है आगे एग्जाम में। 139 में क्या, कुछ मामलों का स्थानांतरण। 140 में उच्चतम न्यायालय की आनुषांगिक शक्तियाँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है आर्टिकल। और 41 में क्या है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानूनों का सभी न्यायालयों पर लागू होना। 142 में है कि उच्चतम न्यायालयों के आदेशों का सह-क्रियान्वयन आदि आदेशों का प्रवर्तन। तो इसमें एक देखिए 142 जो आर्टिकल है वो आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसमें क्या लिखा गया है, जो आपके सामने लिखा है ये आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप पढ़ लीजिए। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसका कानून नहीं बना है। मान लीजिए कोई ऐसा केस आ गया जिस पे अभी कानून ही नहीं बना है और उस पर आदेश देना है, तो ऐसा कोई नया यूनिक सा आ गया जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने हिसाब से उस पर न्याय निर्णय देगा। तो ये बात अनुच्छेद 142 में लिखी गई है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। 143 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जो सलाह लेता है तो उसकी शक्ति जो है 143 में लिखी है।
तो 143 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 142 143 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 144 में क्या है कि सिविल तथा न्यायिक अधिकारियों का उच्चतम न्यायालय का सहायक होना। 144 एक कानून की संवैधानिक वैधता से जुड़े प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान निरस्त किया जा चुका है। 145 में न्यायालय के जो नियम इत्यादि होते हैं वो 145 में, और 146 में उच्चतम न्यायालय के पदाधिकारियों से एवं के व्यय, जो वही है कि जो उनके स्टाफ होगा उनका व्यय कहाँ से होगा, ये बात 146 में लिखी। 147 में व्याख्या है बस, और कुछ नहीं। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि मैंने आपको सारी की सारी जानकारी दे दी है इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के पास में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।